चलिए, तो पहले स्टार्ट करना है। प्राचीन जो भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक थे, फिलोसफर बोलते हैं दार्शनिकों को, तो उन्होंने द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव वो चकित होते रहे। क्यों चकित होते रहे? कि सबकी स्ट्रक्चर अलग थी, सबकी बनावट अलग थी। एक चीज याद रखना, 2 बार द्रव्य लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये जो द्रव्य है इसका मतलब होता है, सॉरी, पदार्थ। इसका मतलब होता है पदार्थ। और एक द्रव्य होता है जिसका मतलब होता है लिक्विड, यानी कि तरल। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये द्रव्य लिखा होगा आपको, उसका मतलब, अच्छा ठीक है, ये जो द्रव्य है उसका मतलब पदार्थ और दूसरे का मतलब लिक्विड। तो भारतीय और जो आपके ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूप इसलिए बोला जा रहा है कि पहले के जो इंडियन फिलोसफर थे और ग्रीक के जो फिलोसफर थे, वो उसकी जो बनावट है, उसका जो रूप है, उसको उसके बारे में उतना समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए सदैव चकित रहते थे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था कि पदार्थ जो है क्या वो विभाजित हो सकता है या नहीं। यही बोला गया है कि पदार्थ की विभाज्यता के बारे में जो मत है, लगभग 500 साल पहले ये विचार, 500 ईसा पूर्व, सॉरी ध्यान से देखिएगा, 500 ईसा पूर्व ये भारत में बहुत पहले आ चुका था। कहाँ आया था? ये भारत में आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व आया था। भारत के एक बहुत अच्छे फिलोसफर भी बोल सकते हो, और इनका नाम है महर्षि कनाद। इनके नाम से हम सब फेमस है, मतलब सब जानते हैं, ये नाम से अपने काफी फेमस है। कनाद ने बताया था, यदि हम द्रव्य यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे कि मान लो ये छोटा सा गोला है और मैं इसको तोड़ना शुरू कर दूं, तो एक टाइम बेटा ऐसा आएगा कि इसका एक छोटा सा कण इतना छोटा बनेगा, इससे भी छोटा, कि उसके बाद फिर आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये घड़ी है, सपोज दैट ये वॉच है, अगर आप इसको तोड़ना शुरू करो तो सबसे छोटा पार्ट एक समय आएगा कि उसके बाद उस चीज को आप तोड़ ही नहीं पाओगे। इसका सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा सा हिस्सा। तो हम छोटे से छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, जैसे जैसे हम तोड़ते जाएंगे, छोटा छोटा पार्ट उसका मिलता जाएगा, और अंत में एक सीमा आएगी, कि एक सीमा इन द सेंस की नाम वाला सीमा नहीं, एक लिमिट आएगा कि उस लिमिट से ज्यादा आप उसके छोटे टुकड़े नहीं कर पाएंगे। अगर इस छोटी सी, एक मान लो कि कोई भी चीज है, इतनी छोटी सी चीज का क्या टुकड़ा आप कर पाएंगे बेटा? नहीं कर पाएंगे। तो एक लास्ट पोजीशन, एक इंडी लिमिटेशन आ जाएगा, लास्ट पॉइंट आ जाएगा, जब कण पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि आप वहां से उसको फिर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बता दिया, यहां तक समझ में आ गया। ये अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाद के हिसाब से है। उन्होंने बताया था कि हम जब पदार्थ को तोड़ना शुरू करते हैं तो तोड़ते तोड़ते पदार्थ छोटे छोटे कणों में बढ़ता तो है, लेकिन एक ऐसी लास्ट सीमा आती है, अंतिम सीमा, कि फिर वो छोटे छोटे कण में टूटना बंद हो जाता है। तो यहां तक सब क्लियर है? नहीं, और उसके बाद वो विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, और वो जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो अनडिवाइडेड रहेगा, अनविभाजित रहेगा, उसको आप नहीं, आप सेपरेट कर पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। और हाँ जी, बोलिए सपना, सपना बोलिए। मैम, ये द्रव्य, हाँ बेटा, मतलब एक जो द्रव्य है ना, एक जो द्रव्य लिखा है, मैंने दोनों द्रव्य लिखा है। एक जो द्रव्य लिखा है उसका मतलब है पदार्थ, ये यहाँ पे भी लिखा गया है, ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब है पदार्थ। इट मीन्स, सपना ठीक किया, पूछ लिए, इसका मतलब है कि हमारे रूम में, हमारे विश्व में जो भी चीजें हैं, जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, वो सभी किससे बनी हुई है? पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है। तो उनकी बात किए जा रहे हैं हम लोग। विश्व में जो भी चीजें प्रेजेंट है, विद्यमान है, दे ऑल आर कॉल्ड पदार्थ। सब समझ गया? सब किससे बना है? पदार्थ से बना है। सबको हम पदार्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया सपना? आवाज नहीं जा रही है? नहीं बेटा, नहीं आ रही थी। तो ये सभी चीजों को हम पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ जो है, कहीं ना कहीं आप सबको पता है, पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो तत्वों से मिलकर बना होता है, और तत्वों के अलावा यौगिक से भी मिलकर बनता है और मिश्रण से भी मिलकर बनता है। यानी आसपास में जो भी चीजें विद्यमान है, हवा है, पानी है, टेबल है, कुर्सी है, यहाँ पे जो भी सामान अगर आप देख रहे हैं, ये बर्तन है मान लो, है ना, कोई भी पाउडर का डब्बा है, ये सभी चीजें, मान लो कि कोई क्लचर है, कुछ भी है, सामान है, ये सभी चीजें पदार्थ से मिलके बनी है। इसमें आपको मान लो कि ये जो है ना, इसको बनाने में, ये प्लास्टिक है ना, इसको बनाने में प्लास्टिक का छोटा से छोटा परमाणु यूज किया गया है। तो इसके सूक्ष्मतम जो कण होंगे वो प्लास्टिक के सबसे छोटे परमाणु होंगे, जो सबसे छोटा होगा, है ना। इसी तरह बर्तन जो लोहा से बना है, वो लोहे का सबसे छोटा सूक्ष्मतम होगा कण, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। और परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। अभी तक जब तक हम पढ़ेंगे, जो बता रहे हैं वहां तक हम पढ़ेंगे कि उसको विभाजित नहीं कर सकते।
इस न्यूनतम कम को हमने परमाणु नाम दिया था। और एक अन्य दार्शनिक, एक अदर जो फिलोसफर थे, पकुदा कात्यायन इनका नाम था, पकुधा कात्यायन, ठीक है, ने इस मत को स्वीकृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो बात है ना, ये जो भी कनाद जी ने कहा था, उस बात को इन्होंने और विस्तृत रूप से समझाया और एक्सप्लेन करके इसी मत को उन्होंने भी समझाया और कहा कि ये जो कण है सामान्यतः एक ज्वाइंट फॉर्म में रहते हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के अपने बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ मिलके रहता है, जैसे और बहुत सारा जो कण है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के ही रहता है। तो ये कहा उन्होंने कि ये जो कण है सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, एक साथ कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों का कहने का मतलब ये जब साथ में रहेंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग पदार्थ का निर्माण करेंगे, जिसको हमने यहाँ द्रव्य नाम दिया है। गुड इवनिंग, सॉरी, कंफ्यूजन आ गया था। कोई बात नहीं। जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, यानी कि आपका द्रव्य में क्या क्या है, हवा है, द्रव्य में क्या है, ठोस है, द्रव्य में क्या है, गैस है। तो ये पदार्थ का भिन्न भिन्न रूप, दे ऑल आर कॉल्ड सब्सटेंस, और हिंदी में बोले तो पदार्थ या बोलो तो द्रव्य बोलते हैं, इन्हीं को हम द्रव्य बोलते हैं। याद रहेगा सबको, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। लगभग इसी समय ग्रीक के एक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस इनका नाम था, और लिसियूपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, और फिर से इन्होंने बोला जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम तोड़ते जाएं, तो ऐसी स्थिति आएगी जब पदार्थ का कण एक समय के बाद टूट नहीं पाएगा, विभाजित नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस अविभाजित कणों को परमाणु कहा था और इस अनडिवाइडेड पार्ट को उन्होंने परमाणु नाम दिया था, जैसे महर्षि कनाद ने बोला था। तो परमाणु का जो सिद्धांत है सबसे पहले कहीं ना कहीं भारत में ही डिराइव हुआ था। उसके बाद अलग अलग फिलोसफर जो बाहर के थे उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। ये जो भी बातें अभी तक बोली जा रही थी, दैट ऑल आर फिलोसफिकल, मतलब कि एक फिलोसफी देते हैं ना हम लोग, सिद्धांत जो दार्शनिक लोग देते हैं, वो दार्शनिक विचारों पे आधारित था ये सभी चीजें। लेकिन अगर ये साइंस की जब हम बात करेंगे तो साइंस ऑलवेज डिमांड्स प्रूफ, मतलब वो आपको प्रूफ मांगेगा ही मांगेगा, तब वो आप सिद्ध कर पाएंगे। इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट तो ये साइंस है, अदरवाइज वो फिलोसफी है। जो चीजें लिख दी गई अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि वो सिर्फ फिलोसफी है, और अगर आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यू कैन प्रूव इट तो ये फिर साइंस बन जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं जो अभी तक थॉट थे, अभी तक हमारे थॉट कैसे थे, दार्शनिक थे, फिलोसफिकल थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। मतलब क्योंकि साइंस है तो अब हमें कुछ ना कुछ सिद्ध तो करना पड़ेगा कि जो हमने बातें बोली बताई वो सत्य है, तो आप प्रूफ दीजिए, एक्सपेरिमेंट दिखाइए अपना। तो 18वीं शताब्दी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि उन्होंने प्रूव करके ऐसा कुछ बता दिया हो। एक मिनट बेटा, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। अंत में जब 18th सेंचुरी जैसे जैसे खत्म हो रहा था तब तक जो साइंटिस्ट थे वो समझ पाए थे कि तत्व और यौगिक जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं, तथा ये अब जानने की उत्सुकता हुई कि तत्व क्यों और कैसे सहयोग करता है। क्योंकि तत्व दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में सहयोग करते हैं और एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, या दो या दो से अधिक तत्व जब किसी भी अनुपात में आके मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। तो ये जानना चाह रहे थे अब कि आखिर क्यों सहयोग करता है और कैसे करता है। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है, मतलब खुद आपस में सहयोग करते हैं तो क्या होता है। वैज्ञानिक जो लेवोजियर है उनका ही नाम दिया है एंटोनी लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था। जो ये जो वैज्ञानिक थे लेवोजियर, उन्होंने जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, इसीलिए हम इनको बार बार मतलब केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है एंटोनी लेवोजियर को। इन्होंने केमिस्ट्री का जो रासायनिक संयोजन है उसके दो महत्वपूर्ण नियम बताए थे, और दोनों जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक संयोजन के नियम, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक संयोजन के जो नियम है वो लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात, यानी बहुत सारे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में रासायनिक संयोजन के दो नियम है वो प्रतिपादित किए गए। आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने मिलकर दो नियम फाइनली डिसाइड कर दिया, और इन दोनों नियम को हम एक साथ बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक तौर पे जो कोई चीज सहयोग करता है, मिलता है, कैसे मिला, आखिर क्यों मिला, तो उसके लिए दो नियम हमारे पास है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले तो ये जान जाओ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, द्रव्यमान है क्या, और फिर संरक्षण कैसे होता है। पहले एक चीज जानो, जैसे कि मान लो आपके पास 2 kg कोई भी चीज है, 2 kg है, 2 kg आपने चावल बनाया,
जब मार्केट से खरीद के लाए तो 2 केजी आप खरीद के लाए, कच्चा चावल था, उसको आपने बॉयल किया और बॉयल करने के बाद भी अगर उसका 2 केजी वेट ही रहा तो दैट इट इज कॉल्ड द्रव्यमान संरक्षण। कहने का मतलब आपका जो वेट था वो आपके खाना बनने के बाद भी 2 केजी ही रह गया, तो हम उसको बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे अब मान लो कि क्या बताऊँ, जैसे आटा हम लोग सॉरी गेहूँ पिसवाते हैं ना, आप अगर 5 केजी गेहूँ जाके देते हो उसको पीसने के लिए चक्की वाले को, तो पीस करके कितना देता है, 5 केजी ही देता है, तो हम इसको बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि इसका जो टोटल वेट है, उसका जो वेट है पहले भी वही था, बाद में भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं आया, तो हम इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी पहले जो जब किसी चीज का निर्माण नहीं हुआ था, ये अपने मूल रूप में था, तब भी उसका वेट फिक्स था, और आफ्टर आफ्टर प्रोसेसिंग अगर हमने कुछ बना दिया तो ये भी इसका जो पार्ट है, जो प्रोसेसिंग के बाद जो पार्ट बना है उसका भी जो वेट है सेम रहेगा, तभी हम इसको कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आप 1 केजी आम, कच्चा आम खरीद के लाए और आपने उससे अचार बनाया, और आफ्टर दैट अगर अचार के बाद भी उन सबको जब वेट किया गया, नापा गया, तौला गया, तो भी अगर 5 केजी ही रहेगा तो देन इट इज कॉल्ड द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी हमारा पहले जितना वेट था अभी भी उतना ही है, मास मेरा, इट इज कॉल्ड मास, मास तो को हम द्रव्यमान बोलते हैं। इसमें कोई चेंज चेंजिंग नहीं नहीं आया, मतलब कि वो सेफ रह गया, हमारा जो मास था एज इट इज रह गया, है ना। तो हम इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। अब इनको इनको इसी बातों को इन्होंने थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है, लेकिन यही है मोटा मोटी समझाना, यही है इन लोगों को। देखो लिखे हैं क्या, जब रासायनिक परिवर्तन जब रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, सबका नाम एक ही है, बस इसके जो आपका मतलब कहीं ना कहीं नाम जो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बदलता है ना, इंग्लिश में तो केमिकल रिएक्शन हर जगह मिलेगा, हिंदी वाले को थोड़ा सा परिवर्तन और अभिक्रिया करके देते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, बट कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? उसके लिए क्या है कि एक एक्टिविटीज दिया गया है, दोनों दो ग्रुप दिए गए हैं, एक एक्स और वाई, इनमें से तीन तीन उन्होंने सुझाया है कि जो ले लीजिए, तो हमने लिया कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दोनों को लेके आपको क्या करना है, जैसे हमने लिखा CuSO4 कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट NaOH, आपका क्या बनेगा? NaOH, ठीक है। ये बना आपका सोडियम सल्फेट और आपका कॉपर। अब क्या बनेगा, ये जो आपका कॉपर है, ये आपका कॉपर तो यहाँ बच गया, और ये जो सल्फेट है इसके साथ निकल गया, और साथ में क्या बन जाएगा, कुछ और बनेगा, H2। तो अगर आपका मान लो इसी तरीके से आपका सोडियम भी बच गया, यहाँ पे सोडियम भी आ गया, सल्फेट भी आ गया, सल्फेट भी आ गया, कॉपर भी आ गया, कॉपर भी आ गया, और H जो है यहाँ पे H2 जो है ना वाष्प के रूप में निकलेगा। तो कहने का मतलब अगर इसका जो वेट है यहाँ पे सेम होगा और इधर भी सेम रहेगा, तब जाके कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉपर आपका निकल गया अलग, सोडियम क्या किया, इसको भी स्थापित करके इसके साथ सहयोग कर लिया, और ये आपका कार्बन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पे जो चीज दिया गया है वहां पे भी इसका वेट अगर समान आ रहा है बनने के बाद भी, तो हम कहेंगे इसको द्रव्यमान हमारा संरक्षित है, यानी द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब अगर आप चाहे सॉरी आप इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो बस एक ही चीज को समझाना था बार बार। यहाँ पे क्या है, एक से वाई के युगलों में से किसी एक को लेना है और 10 ml जल में तैयार करना है, दोनों को इन्होंने पहले घोल दिया है। तो एक्चुअली वो बनाएंगे कैसे, दूसरे तरीके से इन्होंने बनाया है, देखिए क्या किया इन्होंने, पहले दोनों को लिया है, ये तो केमिकल है और हम जब मिलाते हैं आप लोग को पता है तो सेम अमाउंट में कोई भी चीज तैयार होता है। तो पहला एक केमिकल लिया है इन्होंने, पहला वाला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। तो पहले वाले में इन्होंने एक्स वाला को मान लो कि इसमें ले लिया है और वाई वाले को इसमें ले लिया है। बड़े वाले फ्लास्क में इन्होंने एक को ले लिया है, एक एक्स वाले को, दूसरे वाले को ले लिया है वाई वाली छोटी सी फ्लास्क में। अब जब बड़े बर्तन में एक छोटा सा पेन साइज का जो ये बर्तन है उसमें थोड़ा सा कुछ केमिकल डाल के हमको डुबाना है, वही ये डुबा के अंदर में रखे हैं, और ये जो है ना पानी में घुला हुआ है और दोनों पहले से पानी में घुला हुआ है, डिजोल्व है। तो जितना जितना बताया गया है 10 ml पानी में दोनों को घोला गया हुआ है ऑलरेडी पहले से, दोनों केमिकल को। अब क्या है, ये जो बड़ा सा बर्तन है, बड़ा सा बर्तन मेरे पास कुछ बड़ा सा बर्तन है, उसमें अगर आप इसको डालो, है ना, सीधा जब तक जैसे रखा है यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे रखा है, और इसकी जो एक पॉइंट है धागा, ये धागे से ही बांधा हुआ है, और इसको ऊपर में रख के इसके ऊपर से कॉर्क लगा दिया गया। कॉर्क इट मीन्स की कवर से इसको ढक दिया गया है, ताकि जब इसलिए ढक दिया गया है ताकि अंदर में कुछ भी जो चेंज हो रहा है तो उसके अंदर कोई चीज बाहर की जाए नहीं और
बाहर से अंदर से कुछ बाहर ना निकले, ताकि इसके अंदर का जो वेट है एज इट इज मैनेज रहे, मतलब वेट का संतुलन मैनेज करने के लिए, मास को इक्वल रखने के लिए। तो क्या है ना कि जैसे सीधा था तो कोई तब तक, जब तक सीधा आप डुबा के रखोगे बड़े बर्तन में छोटे से ग्लास को सीधा रखा है, तो क्या दोनों का पानी मिक्स होगा? मान लो कि पहले वाले बोतल में दूध है और एक ग्लास डुबाया मैंने कि ग्लास में पानी है, तो जब तक सीधा है तो डूबेगा डूबेगा ही नहीं, नहीं ना डूबेगा, कि डूब जाएगा जब तक सीधा रखा नहीं है। नहीं डूबेगा। फिर आप धीरे धीरे थोड़ा उल्टा करो, धीरे धीरे उल्टा करो, तो क्या मिक्स होगा? जब थोड़ा, अगर इसी पॉट को थोड़ा थोड़ा पूरा हाँ फ्लक्स को उल्टा करो तो मिक्स होगा। तो इसका जो एक्स वाला पार्ट है, इसका जो एक्स पार्ट है, पता चलेगा इस जो छोटे वाले जो पड़क नली है, इसके अंदर से निकल के एक्स और वाई का मिश्रण मिल जाएगा। जैसे मान लो इसमें दूध है और एक ग्लास डाला है पानी का, पानी है उसमें, थोड़ा सा उल्टा करोगे तो दोनों क्या होगा, आपस में दूध पानी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? मिल जाएगा मैम। मिलेगा। लेकिन चूंकि बेटा हम दूध और पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केमिकल की बात कर रहे हैं, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे एक्स और वाई, तो उसके बीच कुछ गैस भी निकलेगी। जैसे मान लो कि CO2 निकला, तो उसको बंद करके इसलिए रखा गया कवर लगा के कि उसके अंदर की जो गैस है वो ना निकले। अगर गैस निकल जाएगा तो वेट पे असर पड़ेगा, हमारे मास पे असर, मास हमारा कम हो जाएगा। इसलिए कवर को लगा दिया गया है, ताकि कुछ भी चेंजिंग, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है दो केमिकल को मिलाने पे, तो उसका पूरा जो गैस वैस जो भी बना है वो उसी में रह जाए, ठीक है, ताकि उसके मास पे उसका जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जब हमने मिलाया नहीं था तो उसका वेट फिक्स होगा। जितना जब हम मिलाए नहीं थे दोनों को, जैसे ये पूरा खाली इसमें पड़ा हुआ था, एक मिनट पूरा गंदा कर दिए, जैसे वो दोनों दोनों एक साथ बर्तन में रखा गया, बड़े बर्तन के अंदर छोटे बर्तन को, और हिलाए नहीं हो उसको, दोनों को मिलाए नहीं हो, हिला डुला नहीं किया, तब भी उसका वेट एक ही रहेगा। अगर पूरे को अगर आपने तौल दिया है तो इस पूरे को आपको तौलना है, इस पूरे बर्तन को तौल देना है। जब इसमें मान लो कि पूरा केमिकल मिला हुआ है और पूरे फ्लास्क को उठा के आपको तौल देना है, पहले वाले में जो चीज रखा है उसके अंदर पड़क नली रखी है पानी के साथ, पूरे को तौल देना है। और उसके बाद दूसरी बार वेट कब करना है हमें, तौलना कब है, जब ये थोड़ा उड़ेल दिया और मिक्स हो गया दोनों, यानी एक केमिकल बना लिया मिलके, तब हमें दोबारा तौलना है। और कब? आफ्टर पुटिंग द कवर, कवर डालने के बाद। कवर डाला है हमने ऑलरेडी जब हमने ये प्रक्रिया शुरू की थी। आप एक्स वाला डाल दिए, एक्स वाला डाले, वाई वाला डाल दिए, एक्स वाई को डालने के बाद सबसे पहले कवर लगाना है, कवर लगाने के बाद आपको थोड़ा सेक करना है, मिलाना है, और मिलाने के बाद फिर वेट करना है, वजन करना है, तौलना है। तो आप पाएंगे कि पहले भी वेट इसका 5 kg था फ्लास्क के साथ, और आफ्टर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद भी इसका वेट कितना है, 5 kg। यानी हमने इसके अंदर अगर जो भी रिएक्शन हुआ और अगर गैस का फॉर्मेशन हुआ उसको हमने निकलने नहीं दिया, तो उस सब के साथ इसका वेट 5 kg रह गया। तो इसका द्रव्यमान संरक्षित है ना, इसलिए हम इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि जब कोई चीज अपनी मूल अवस्था में होता है तब भी उसका द्रव्यमान वही रहता है। अगर वो दोनों तत्व आपस में मिलके एक नया यौगिक बना ले तब भी उनका द्रव्यमान सदैव वही रहेगा जो पहले था। बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा है ये इसको समझने में? नहीं मैम। ठीक है। यहाँ लिखा है कि एक्स के विलियन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स, वाई के विलियन, मतलब वाई का जो विलियन है पहले से डाला हुआ बड़े बर्तन में, उसी में हमने एक्स का जो विलियन है वो परख नली रखा है। अंत वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। जब आपने वस्तु को दोनों को साथ में रख दिया, पुट कर दिया उसके अंदर, तो आप तौल लीजिए। उसके बाद आप फ्लास्क को झुका करके, आफ्टर दैट जब आपने रख दिया फिर झुका करके कोशिश करनी है कि विलियन परस्पर मिश्रित हो जाए। यही चीजें लिखी है जो मैंने अभी समझाया। अब फिर से मिलाने के बाद आफ्टर सेकिंग, दोनों को जब मिला दिया आपने, फिर से आपको तौलना है। जब फिर से तौल लेंगे तो क्या शंक्वाकार जो फ्लास्क में अभिक्रिया हुई थी, तो हाँ हुई थी, क्योंकि केमिकल है तो होगा ही। दो तत्व आपने डाले थे और यहाँ पे तो हमने दो केमिकल डाला था तो होगा। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि कोई गैस अगर सपोज दैट निकली है तो ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो निकल के वो ना जाए, क्योंकि गैस का भी वेट होता है, गैस में भी द्रव्यमान होता है। एक एग्जाम्पल देंगे, अभी समझ जाएंगे आप लोग कैसे। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान तथा अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? क्या फ्लास्क का जो पहले मास था, पहले जो उसका मास था, द्रव्यमान था, वो बाद में कुछ उसमें चेंजेज आया है? तो नहीं, पहले जितना था वही अभी भी रह जाएगा। यहाँ लिखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो जो द्रव्यमान है ना सृजन होगा उसका और ना ही उसका विनाश होगा, ना सृजित होगा। जितना मास पहले था उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मास नहीं बनेगा, द्रव्यमान नहीं बनेगा, और ना उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा मास यानी द्रव्यमान विनाश होगा या वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको? एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप कोको कोला का जो बोतल आता है या सपोज दैट स्प्राइट का, है ना, स्प्राइट की बोतल सब आप लोग पियोगे। स्प्राइट का जो बोतल होता है, एक मिनट सुनना, स्प्राइट की बोतल पे ना देखोगे कि बोतल पे ना एक ढक्कन लगा हुआ है,
और ढक्कन को जैसे हटाओगे एकदम अंदर से फोर्स के साथ एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस झाग वाला निकलेगा, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए वहां पे एक ढक्कन लगा दिया गया था ताकि वो जो गैस है बाहर ना निकले। अगर वो पूरी गैस बाहर निकल जाती तो अगर मान लो कि ये 2.5 लीटर का आपका बोतल था तो इसका वेट कम हो जाएगा। समझ गए? यस मैम। हाँ, जी अब मैम। बोलो सपना, क्या बोल रहे थे आप? है कि 2 केजी आप चावल बनाए तो 2 केजी के अलावा क्या एक्स्ट्रा चावल आपके बर्तन में पक के आ गया है? नहीं। आप 2 केजी दूध बॉयल किए हो, 2 लीटर आप दूध लेके आए हो मार्केट से, आपने उसको बर्तन में डाला, ठीक है? बर्तन के साथ आप दूध को भी तौल लेना, जिसमें आप पैकेट फाड़ के डाले हो उसको तौल लेना। बट मान लो 2 लीटर का पैकेट लाए और बर्तन का आधा केजी वेट होगा, बड़ा सा पतीला है, तो आप दोनों को तौलोगे तो 2 लीटर का दूध और आधा लीटर मतलब 500 ग्राम का आपका बर्तन, तो लगभग 2.5 लीटर का काम हो गया। और इसको आप बॉयल करो, बॉयल करोगे तब भी कहने का मतलब कि दूध हमारा 2 लीटर ही रह जाएगा और आपका जो बर्तन है उसका वेट मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, अब थोड़ा दिमाग लगाना कि ज्यादा मत सोचना, कि जो आपका जो दूध है वो भी वैसा ही रहेगा आफ्टर जो प्रोसेसिंग आपने किया, और आपका जो बर्तन का वेट है उतना ही रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे द्रव्यमान हमारा संरक्षित था। आपने 2 लीटर अगर मान लो स्प्राइट लाए हो, अगर उसको किसी भी बर्तन में उड़ेल दिए तो भी 2 लीटर है। तो कहने का मतलब वो तो पूरा संरक्षित है ना, उसके वेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। और यहाँ सृजन का मतलब हो गया आप उसको कोई भी काम कर लिए, उबाल लिए, सेक कर लिए, मिला लिए। यहाँ पे दोनों हमने केमिकल्स को क्या किया था, उल्टा करके बर्तन को मिलाया ही तो था। तो क्या मिलाए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा मास इसका बदला था, कुछ एक्स्ट्रा वेट इसका बदला था, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ था नहीं, क्योंकि कुछ नया बनेगा तब तो यहाँ पे सृजन होगा। और नया बनेगा भी तो वो दो जो चीजें पहले से रखे हो उसी की वजह से बना है। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ चीजें एक्स्ट्रा बन गई है। जो चीजें आप पहले से अपना केमिकल डाले हो उसी की वजह से बना होगा, तो उसी का वेट होगा ना, उसमें ही चेंजेस आया होगा। तो ना तो उसका मास कहीं से एक्स्ट्रा बनेगा और ना ही उसका मास कहीं से कम होगा। तो ये कहने का मतलब, सृजन का मतलब निर्माण होना, बनना भी बोल सकते हो। समझ में आया या नहीं समझ में आया? जैसे अगर सरसों लेके आओ और उसको पीसो मिक्सर ग्राइंडर में, पीसने के बाद भी उसका जितना क्वांटिटी आप 100 ग्राम डाले थे सरसों का उतना ही पाउडर आपको मिला, तो वो है कि द्रव्यमान संरक्षित था, है ना? अब आप काजू लेके आए, आपको काजू कतली बनाना है, 500 ग्राम काजू कतली आपने मिक्सर ग्राइंडर में पीसा, आपको पूरा 500 ग्राम का काजू का पाउडर मिल गया। दैट मीन्स कि वो जितना आपने इन किया था उतना ही आउट हुआ, जितना बर्तन में डाल के पीसे थे उतना ही आपको मिल गया। दैट इज कॉल्ड कि एक्स्ट्रा तो कुछ बना नहीं ना, एक्स्ट्रा तो कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ, आपने जितना डाला था उतना ही आपको मिला। एक्स्ट्रा कुछ बना क्या यहाँ पे? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। बस बोतल वाले चीज पे आप ये कंफ्यूज इसलिए मत होना कि मैम यहाँ पे तो गैस बनी थी। बेटा लेकिन गैस कहाँ से बनी थी? बाहर से तो गैस नहीं आई थी ना। आपने इसको जब एक्स और वाई दोनों केमिकल को साथ में डाल के जब ढक्कन बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों मिले हैं उसके वजह से ही अंदर में गैस बना है ना। ऐसा तो नहीं है बाहर से गैस आया है। तो उन दोनों के वजह से ही गैस का फॉर्मेशन हुआ है अंदर में। तो इन्हीं दोनों के वेट में कहीं ना कहीं उठा, मतलब थोड़ा सा इन्हीं का ना कुछ अंश होगा गैस का पार्ट। ये जो दोनों एक्स वाई मिले हैं तभी मान लो कि CO2 गैस बनी है, तो इन्हीं की वजह से बना है ना। तो इन्हीं की वजह से बना है तो अंदर में ही रहेगा ना, क्योंकि जितना डाले हो उसी, अब 1 ग्राम डालोगे तो 1 ही ग्राम इसी का ना कुछ पार्ट, मान लो कि 0.2 ग्राम गैस बना, इसी के हिस्से का ना कुछ बनेगा, इसी के हिस्से का ना जैसे बनेगा। मैम हम लोग पढ़ते हैं कि हेलो, हाँ बोलो ना, बोलो। मतलब है ना कि जैसे कि बोलो। लगाया तो सीटी लगा रहे हो तो चावल दाल को रखने के बाद आपने सीटी लगाया ना, तो सीटी लगाने के बाद भी जो आपका प्रेशर कुकर है, आपका जो ये बर्तन है, उसके अंदर क्या है, गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? अंदर में गैस बनेगा जब आप सीटी लगाते हो। तो वो जो गैस बना है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ चावल दाल और नमक हल्दी की वजह से बना है, बाहर से तो नहीं फॉर्म हुआ है ना, बाहर से तो नहीं फॉर्म हुआ है वो बात ना। बाहर से आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो, जितना आपने जो पहले डाल के रखा था उन्हीं के रिएक्शन की वजह से, उन्हीं के रिएक्शन की वजह से ये गैस बना है। समझ में आया कि नहीं आया फिर से बता दो। बनाते हैं ना तो वो पानी और जो केमिकल होता है वो बोतल में डाल के फिर ढक्कन को बंद कर देते हैं, शुगर वगैरह जो भी, तो उसके अंदर जो गैस होता है बेटा, वेट के साथ कभी भी नापोगे तो अगर 2.5 लीटर का बोतल है तो आपका उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी तो वेट आएगा ही, उसका भी मास आएगा। और जब खोल देते हो स्प्राइट की बोतल और उसके बाद अगर उसका वेट करोगे, नापोगे, तब वो कम जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। कहने का मतलब जैसे, बट यहाँ पे ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप दो केमिकल को लेके Na+Cl को लेके अगर आप सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं तो
NaCl ही बनेगा। और अगर इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका एक कंपाउंड अगर आपने लिया और इसका एक परमाणु और इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, तो दोनों मिलके यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल बनेगा किसी भी कंडीशन में। एक एक लिए हो तो दो ही बनेगा। अब 2 केले की सब्जी बनाओगे, 2 केले की सब्जी बनाया आपने तो 2 केले का ही सब्जी बनेगा। 4 केजी पोटैटो का सब्जी बनाओगे तो 4 केजी ही पोटैटो का सब्जी बनेगा। समझ रहे हो बात को? तो इट इज कॉल्ड द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि अदरवाइज एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ ना बना है और ना यहाँ से कुछ निकला है। तो निकलना इन द की विनाश नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। और सृजन का मतलब निर्माण या बनना होता है। समझ में आया? आया जी का नियम। अब क्या है आपको स्थिर अनुपात का नियम, सॉरी अब है आपका स्थिर अनुपात का नियम। कहने का मतलब है जब दो तत्व मिल करके कोई नया यौगिक बनाते हैं तो नया यौगिक कब बनता है? जब स्थिर अनुपात में आपने कोई भी चीज मिलाया है। अगर उसका अनुपात अगर एक से भी ज्यादा हो गया जहां पे कुछ और बन रहा है तो फिर स्थिर अनुपात नहीं रहेगा। जैसे कि H2O जो बनता है आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का H2 हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स आपके ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके आपका H2O बनाया। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ही होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पे H2O लिखते हैं ना, H2O, तो यहाँ पे H का मतलब यहाँ नीचे 2 लिखा है यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के पास कुछ ऐसा नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तब हम बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल यानी कि अणु आपके ऑक्सीजन के एक अणु के साथ परस्पर संयोजित होता है तो पानी का निर्माण होता है यानी H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वही बात हम बता रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा मिलेगा तभी आपका वाटर बनेगा। और ये जो वाटर है, ये जो पानी हमने यहाँ पे बनाया, चाहे आप नाले का पानी लो तब भी वहां पे यही रेशियो मिलेगा। ये फिक्स रेशियो है इसलिए यहाँ पे स्थिर लिखा गया है। फिक्स का मतलब है ये फिक्स है। चाहे आप नाले का पानी लो, अमेरिका से पानी लेके आओ तब भी H2O का अनुपात यही रहेगा। इंडिया का पानी लो यही रहेगा। पाकिस्तान से लेके आओ तो भी यही रहेगा। बांग्लादेश का पानी लाओ तब भी H2O का रेशियो यही रहेगा। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग वाटर, क्योंकि वो सब पानी है और पानी में जब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तभी वो पानी है। ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर आपने यहाँ पे H2 कल भी बताया था H2 प्लस O2 कर दिया तो ये बन जाएगा H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक गैस है। यहाँ पे कुछ दूसरा केमिकल बन चुका है आपका, ये आपका पानी नहीं बना है। और फिर H3O4 कर लीजिए तो कुछ और बन गया, ये हमारा पानी हुआ ही नहीं। ठीक है। तो जब पानी बनाना है इट मीन्स कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल होने ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्थिर अनुपात का नियम। समझ में आया? आया समझ में? जी मैम। सॉरी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। लेवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी जो यौगिक है जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे NaCl है ना, H2O है, H2O भी तो एक यौगिक ही है ना, क्योंकि 2 तत्व मिलके बने हैं और एक निश्चित अनुपात में बना है तो हम इसको यौगिक ही बोलेंगे। और 2 या 2 से अधिक जो आपके कोई भी जो यौगिक है 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी जो यौगिक बना है, यौगिक तब बनता है, कल भी हम बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो निश्चित अनुपात कहने का मतलब जब सोडियम का कितना मॉलिक्यूल और क्लोरीन का इतना मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेगा तभी वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, अदरवाइज नहीं। कुछ और बन सकता है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, वाटर से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब मिलेगा तभी पानी बनाएगा। तो ये जो फिक्स है तो ये यौगिक की बात कर रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक तब निर्मित होता है जब आपका तत्व का जो परमाणु अणु है वो फिक्स है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या है? जो आपने जो H2O बनाया तो H2O में H क्या है? एक तत्व है कि नहीं है? ये बताइए। O क्या है? आपका एक तत्व है कि नहीं है? है ना। अगर आपने ग्लूकोज बनाया C6H12O6 तो इसमें C क्या है? वो भी तत्व है, कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो यहाँ पे कार्बन का 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल जब मिलेगा तभी ग्लूकोज बनेगा। अदरवाइज अगर किसी का भी रेशियो आपने इधर से उधर किया तो ग्लूकोज नहीं, कुछ और ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है। तो ये फिक्स है चीजें। और ये सभी क्या है? अलग अलग। कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, क्योंकि तत्वों का एक पीरियोडिक टेबल है। उसमें कितने एलिमेंट मैंने बताए थे? 118 तत्व बताए थे कल।
और कल हाँ हम बता देंगे वो चार्ट। अभी तो 18 जो भी 118 तत्व हैं, हमारी दुनिया की सारी चीजें उन्हीं 118 तत्वों के मिलने से ही बनी है। या तो वो तत्व है, या तो यौगिक है, या तो मिश्रण है। क्योंकि तत्व, जब दो तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हमारा यौगिक बनता है निश्चित अनुपात में मिलने से। और अगर हमने एज इट इज किसी भी अनुपात में मिला लिया तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। ठीक है, मिश्रण मिश्रण। क्योंकि हवा में क्या है ना, किसी भी मतलब हवा है तो हवा क्या है? एक मिश्रण। हवा क्या है? एक मिश्रण है। क्योंकि हवा में मिश्रण है। एकदम फिक्स नहीं है कि 21% ऑक्सीजन चाहिए। देखती हो कभी कभी परसेंटेज इधर उधर भी होता रहता है ना। तो वो है। तो यही बताया गया है कि स्थिर अनुपात में होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो और किसी ने भी बनाया हो। चाहे जो आपका जो हमने बनाया था अब H2O, आपका जो ये पानी का मॉलिक्यूल है, आप चाहे जहां से भी ये पानी लेके आए और जहां भी आप खरीद के ला रहे हो, आप अगर बहुत अच्छे शॉप से भी ला रहे हो तभी वो H2O ही रहेगा। और अगर छोटे से टी स्टॉल से भी पानी की बोतल ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो वाटर ही रहेगा, वो पानी ही रहेगा। तो चाहे आप कहीं से भी किसी भी स्थान से उसको प्राप्त करो और किसी ने भी उस पानी को बनाया है, किसी ने भी मैन्युफैक्चर किया है। कोई भी सामान लेके आओ, अमेरिका से लेके आओ, अगर मान लो कि ये प्लास्टिक जैसा सामान है, तो अगर आप इसको कहीं से भी लेके आएंगे तो इसका जो छोटा सा परमाणु होगा वो प्लास्टिक का ही होगा। हर एक छोटे से परमाणु से ही ये बड़ा चीज बनता है। तो इसका जो परमाणु होगा वो हर जगह के परमाणुओं जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि अलग होगा। हाँ, तो ये प्लास्टिक का परमाणु प्लास्टिक के परमाणु से मैच करेगा, तो क्या ये ग्लास के परमाणु से मैच करेगा? थोड़ा नहीं बता। मैम। नहीं, इसका परमाणु बेटा, इसका जो सबसे छोटा परमाणु है इस प्लास्टिक के परमाणु से अलग होगा। तो कहने का मतलब एक या एक से अलग अलग जो तत्व है उनकी जो परमाणु है वो अलग होगी, उसकी बनावट अलग होगी, उनका रंग अलग होगा, उनका कैरेक्टर भी अलग होगा। बट हाँ, इस प्लास्टिक का परमाणु इसी प्लास्टिक के अदर परमाणु के जैसा ही इसका नेचर भी होगा, इसका बनावट भी होगा। है ना? समझ गए बात को? समझ में आया? जी मैम। ठीक है। यौगिक जी जल में, मैम। तो यौगिक वाटर क्या है? हमारा यौगिक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बार बताई हूँ कि फिक्स क्वांटिटी में हमने हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया है। क्योंकि ऐसा क्यों है यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब यौगिक होता है तो यौगिक, बार बार परिभाषा इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बार बार पूछा जाता है। जल में क्या है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:1:8 होता है। क्योंकि जब हाइड्रोजन का, अब जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। और जो आपका ऑक्सीजन है उसका एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 8 है। 8 है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो रेशियो है 1:1:8 लिखा गया है। लेकिन अब आप पूछोगे कि मैम 1, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, जल का सोर्स कोई भी हो, कहने का मतलब अगर आप उसको किसी भी नाले से लेके आओ, चाहे उस पानी को नदी से लेके आओ, उस कहीं का भी पानी निकालोगे ना तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा 1:8 होगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे, मतलब 9 ग्राम जल को लेके अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्राप्त होगी। इस प्रकार अमोनिया का अगर हम बात करें तो NH3 होता है। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है उसके लिए 1 मॉलिक्यूल, इसका 3 मॉलिक्यूल। तो इसमें एक जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है। और एक हाइड्रोजन का आपको पता है कि हमारा जो एक हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना है? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है आपका 1। तो 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 3 × 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है आपका, तो 3 × 1 कर देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 3 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 3 होगा। तो यही 14 अनुपात यहाँ पे 3 लिखा है। यहाँ लिखा है इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान है, मतलब उनका जो मास है, वो उनके अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहेगा, तभी आपको अमोनिया मिलेगा। अगर NH को कुछ और बना दो, NH2 कर दो, NH1 कर दो, तो वो अमोनिया नहीं रहेगा, फिर कुछ अलग चीज बनाएगा। अमोनिया बनाने के लिए उसमें 14:3 के अनुपात में, 14:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का विद्यमान रहना जरूरी है। नहीं तो अमोनिया नहीं, फिर कुछ और रहेगा। चाहे अमोनिया किसी भी जगह से आप क्यों ना लाएं। हाँ बेटा, चाहे आप अमोनिया कहीं से भी खरीद के लाओ, मार्केट से लाओ, इजराइल से लाओ, फिर कहीं से ले आओ, बाहर से, जैसे बनाना है, लैब में बनाया है आपने, खरीदा है, उसमें अमोनिया में हमेशा जो आपका N का अनुपात होगा वो 14 ही होगा, हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 3 ही होगा। यही अनुपात यहाँ पे लिखा है। और ये चाहे आप किसी से भी लेके आए हैं, कहीं से भी प्राप्त किया है, चाहे कहीं से भी वो बना हुआ है, सोर्स उसका कुछ भी है, मैन्युफैक्चर भी कहीं से हुआ है, तो उसमें हर जगह में अनुपात आपका एज इट इज वही रहेगा जो एक जगह आपको मिला है। यानी इंडिया में अगर यहाँ पे अगर एक ही 14:3 है तो कहीं से भी लेके आओगे तो भी 14:3 ही रहेगा। समझ में आया? समझ हाँ में जी आया? मैम। हम्म। जी
है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरे मतलब स्टेबल होते हैं और ये अक्रिय नहीं मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्यों अक्रिय बोलते हैं, क्योंकि लास्ट का जो इनका ऑर्बिट है, लास्ट के ऑर्बिट में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है कि आप आराम से स्थिर होकर बैठिए, जिसकी वजह से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ये सब जो है आराम से बैठे रहते हैं, इनको हम अक्रिय गैसेज बोलते हैं। यहाँ पे जिसके बारे में भी अगर जानना है तो थोड़ा देखना, सबका अलग अलग परमाणु है, सबका अलग अलग बनावट है। जैसे अगर आप हीलियम के बारे में पढ़ेंगे तो हीलियम का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे रुको इसको हटाते हैं, हीलियम को जो यहाँ पे दिखाया गया है बना हुआ है कैसे, हीलियम का ये ऊपर में देखो लिखा गया है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है बगल में 2 दिख रहा है, ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे मेरा पेन काम नहीं करेगा, एटॉमिक नंबर और ऊपर में जस्ट मास लिखा हुआ है 4, और ये इसका सिंबल है He। कहाँ से आया इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी दिया गया है। उसके बाद में जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है अंदर सेंटर में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो इसके केंद्रक में इसका जो सेंटर है वहां पे 2 प्रोटॉन जो है 2 न्यूट्रॉन के साथ सेंटर में होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो ये तो है हीलियम का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका एटॉमिक मास 4 है। एटॉमिक मास का मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है, जो सेंटर में उसके न्यूक्लियस में जो होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तो एटॉमिक मास निकलता है, और आपका बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। अभी हम देखेंगे कैल्शियम का ही देख लेते हैं। अब कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का कैसे आ गया, यहाँ पे 20 अंदर में इसके सेंटर में 20 आपको मिल जाएगा, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन मिल जाएगा। साथ साथ बाहर की जो कक्षाएं देख रहे हो ये सब कक्षाएं हैं, उसमें आपको 20 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हुए मिल जाएंगे। तो अलग अलग चीज का आप देखेंगे तो आराम से आपको अलग अलग चीजों का मिल जाएगा। जो भी है यहाँ पे याद करना है, तो याद करने के लिए भी आप जैसे अपने आप को तैयार करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आपको 30 तक याद करना ही है। अगर किसी को नहीं, जिंक जो है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, यहाँ तक सबको याद करना है। तो हम कल उस दिन बताए थे कि क्यों जो पानी है, पानी में जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो उसका द्रव्यमान है उसका अनुपात 1:8 होता है। फिर से हम उधर नहीं बताएंगे क्यों होता है, उस दिन भी हम समझाए थे। और आपका जो अमोनिया है, अमोनिया में 14:3 के रेशियो में आपका जो नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन होता है, क्योंकि एक जो नाइट्रोजन है उसका जो मास है वो 14 है, क्योंकि नाइट्रोजन का सिंबल होता है ना N, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, लेकिन इसका मास है, ये है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक इसका मास है 14। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुरंत बोला कि उसकी नाभिक में हमारे 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। दैट इज द रीजन कि यहाँ 14 लिखा है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो प्रोटॉन 7 था इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये एटॉमिक मास 14 है। तो वही द्रव्यमान आपका N का द्रव्यमान यानी नाइट्रोजन का कितना है, 14। ये क्यों आया, ये सवाल मन में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि याद कर लीजिएगा मास को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सॉरी थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और इसके में एक प्रोटॉन होता है। इसकी वजह से क्या है ना, जो है ना यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसकी वजह से अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो अगर है तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, अब पूछेंगे कि न्यूट्रॉन क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है, दिखा देखना। हम बोले हैं कि अभी एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास, क्यों, ये रीजन है, देखो यहाँ पे आएगा। इसके सेंटर में सिर्फ एक प्रोटॉन है बेटा, यहाँ पे आप रेड कलर का जो देख रहे हो एक प्रोटॉन है, इसके पास कोई भी नाइट्रोजन नहीं है। दैट इज द रीजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, लिखा होगा 1.0078, बट हम इसको 1 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके पास 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो अगर आप 1 प्रोटॉन प्लस 1, हाँ एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक प्रोटॉन है बट 0 न्यूट्रॉन है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। मेरे को ये शिफ्ट करना। तो आप समझ में आया कि मैंने क्यों बताया कि एक प्रोटॉन है, क्योंकि वहां 0 नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान। तो जब आप एक प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो एक ही आएगा आपका एटॉमिक मास, वो की है आपका हाइड्रोजन का। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1 हुआ तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया इतना? कहाँ से आया समझ में आया या नहीं आया ये भी बता दो, नहीं आया तो पड़ेगा, सही है।
यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, हम इधर और नहीं बताएंगे कैसे आया, ये बता दिए हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। स्थिर अनुपात का नियम कहने का मतलब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितने अनुपात में मिला के पानी का निर्माण किया, अमोनिया जो बनाया उसमें नाइट्रोजन का कितना मास था और कितना हाइड्रोजन का मास था, वो भी फिक्स है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे NH2 करते हैं, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल या 4 भी करते हैं, तो ये अमोनिया नहीं कुछ और बन जाएगा। फिर कहने का मतलब फिक्स है, क्या बनाना है उसके लिए सब फिक्स है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था। उन्होंने जब एक लाइन में उनको डिफाइन करना था तो ऐसे बोला था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। अगर कोई भी आप यौगिक बना रहे हैं, जैसे H2O क्या है, यौगिक है। NH3 क्या है, अमोनिया क्या है, यौगिक है। यौगिक का मतलब हो गया ना एक से अधिक तत्व से मिलकर बना है। तो 2 तत्व आपने यहाँ लिया, 2 तत्व यहाँ लिया, तो ये यौगिक ही है। बट निश्चित द्रव्यमान है, यहाँ पे फिक्स द्रव्यमान है 1:8 का रेशियो, 14:3 का रेशियो। तो कहने का मतलब किसी भी यौगिक में तत्व सदैव जो उसका द्रव्यमान होता है एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। अब हम जॉन डाल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है, हालांकि बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, फिर भी बता देते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू कर दी थी। 12 वर्ष की आयु में ही 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 1793 में जॉन डाल्टन जो है एक कॉलेज में गणित पढ़ाने लगे। गणित के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाने लगे। और वो पढ़ाने के लिए कहाँ चले गए, ये सब पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था और टीचिंग चल रही थी उनमें उन्होंने अपना ज्यादा समय दिया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था वो 1808 ईस्वी में आया था, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। द्रव्यों कहने का मतलब जो कोई पदार्थ है उसके अध्ययन के लिए एक इंपॉर्टेंट मतलब सिद्धांत साबित हुआ था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें कुछ खास दिया नहीं है, इनसे रिलेटेड कुछ पूछेगा नहीं, बस पूछेगा कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था, तो वो बस याद रखना है। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। ये जो नियम बताया गया, दो नियम, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जस्ट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। ये जो 2 नियम थे, अब वैज्ञानिकों की जो हलचल थी इस बात पे थी कि कैसे इन नियमों की व्याख्या की जाए, कैसे अच्छे से बताया जाए। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने, क्योंकि इंग्लैंड के थे इसलिए अंग्रेज बोला जाता है, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या था उनका सिद्धांत? डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार किया। विभाज्यता का मतलब कोई भी कण जो है कितनी बार टूट सकता है, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। दार्शनिकता, इससे पहले भी हम बोले कि कोई भी चीज फिलॉसफी है अगर जब तक उसको डिफाइन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया गया है बाय प्रैक्टिकल। ग्रीक दार्शनिकों ने के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया। यानी ग्रीक के जो दार्शनिक थे वो किसी भी पदार्थ का, इस द्रव्य का बार बार मतलब है पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसका सबसे जो छोटा कण है, सपोज दैट ये मैं कुछ भी दिखा लूं, सपोज दैट ये क्लिप है, इसका जो सबसे छोटा कण होगा बेटा वो अनडिवाइडेबल होगा, मतलब वो इतना छोटा होगा, मान लो इसको तोड़ तोड़ के हम इतना इतना बना दें, इसके बाद ये उससे छोटे कण में डिवाइड नहीं होगा। तो उसके छोटे कण को, सबसे छोटा जो अविभाज्य कण था उसका नाम दिया गया था ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा परमाणु। उसे डाल्टन ने भी क्या कहा? परमाणु। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया 1808 ईस्वी में, ये रासायनिक संयोजन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन था, कैसे कोई केमिकल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर आधारित था। इधर कुछ खास दिया नहीं है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। जो डाल्टन थे, जो उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत ने इनका जो 2 नियम अभी हम लोग पढ़े हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक हम लोगों ने पढ़ा है स्थिर अनुपात का नियम, इस दोनों नियम की वो पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा था, मतलब उसको सेटिस्फाइड कर रहा था। कई बार हम लोग मैथ में फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूला जब सेटिस्फाइड कर देता है किसी भी चीज को तो हम बोलते हैं तो ये सही है। अगर आपका सही हो गया और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम किया तो सेम बात यहाँ पे है कि जो परमाणु सिद्धांत था इस दोनों को फॉलो कर रहा था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बना होता है और उस सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जितना भी पदार्थ है वो किससे बना है? परमाणुओं से बना है। चाहे ये छोटा सा ग्लास ले लो, चाहे अगर थोड़ा सा ये पेन ले लो, तो ये परमाणु से ही बना है। इसका जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है। इसके भी छोटे कण है, लेकिन आगे अभी इतना जानना है, बस जानते जाइए कि परमाणु है। कोई भी है, अगर ये बोतल है तो समझो इसका भी सबसे छोटा पार्टिकल्स परमाणु ही है, ठीक है।
कोई भी आसपास चीज देख रहे हो, सबसे छोटा कण उसका परमाणु है। अविभाज्य होते हैं। परमाणु जो होता है सबसे छोटा होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब दो चीजों का केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में जो सबसे छोटा कण होता है जो भाग लेता है, वो बेचारा हमारा परमाणु ही होता है। परमाणु क्या कैसा होता है अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको आप उसके आगे छोटे टुकड़े में नहीं बांट सकते, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना निर्माण होता है उसका और ना ही उसका विनाश होता है। यानी परमाणुओं के बाद ना कोई चीज बन सकता है, ना निर्मित हो सकता है, ना विनाश हो सकता है। यहां तक कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, वहां के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जितना भी आपका तत्व है, सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है और रासायनिक गुणधर्म लगभग उसके परमाणु की बात की जा रही है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। भिन्न भिन्न तत्व, जैसे कि एक अगर तत्व है, जैसे लोहा है तो लोहे का परमाणु एक जैसा होगा, लोहे के परमाणु का गुणधर्म भी अलग हो, मतलब एक जैसा होगा, सॉरी। अगर है Fe है तो उसके जितने भी यौगिक आपने बनाए उसके परमाणु सेम होंगे, उसकी परमाणुओं का जो क्वालिटी यानी गुण होगा वो भी सेम होगा। लेकिन अगर हम Fe के साथ साथ बात कर लेंगे मैग्नीशियम की, तो इन दोनों का परमाणु अलग होगा, इनके गुणधर्म भी अलग होंगे और इसका अलग होगा, इसका भी अलग होगा। तो वही नेक्स्ट बता रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व है तो अलग अलग तत्वों का गुणधर्म अलग होगा, अलग परमाणु है तो उनकी बनावट और उनका मास भी अलग होगा। अभी हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन था और कितना न्यूट्रॉन था। वही जब कैल्शियम का हम लोग देख रहे थे इमेज और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका नाभिक, तो उसमें अलग नंबर ऑफ परमाणु था, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है उसकी व्यवस्था अलग थी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब नंबर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं उसका मास भी बदला, द्रव्यमान भी चेंज हुआ, उसका जो भार है वो बदला और साथ साथ उसका केमिकल यानी रासायनिक नेचर भी बदल गया। वही यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जब कोई भी परमाणु जब सहयोग करता है, मिलता है, रिएक्शन करता है, तो देखोगे 3, 2, 1 इस तरह के रेशियो में वो सहयोग करेगा। कभी भी आपको 1/2 ये सब ऐसा नहीं दिखेगा, 0.3 ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो कहने का मतलब पूर्णतः नंबर में ही वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, पूर्ण संख्या में। ठीक है, जैसे क्लोरीन NaCl2 लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 1/2 नहीं लिखा जाता। ये कहने का मतलब H2O लिखा आपने, यहाँ 2 लिखा गया, ये बताया जा रहा है। NH3 लिखा गया या NH4 लिखा गया, तो दैट इज कॉल्ड पूर्ण नंबर, यानी कि पूर्णतः संख्या है ये। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो है वो निश्चित होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे हाइड्रोजन H2O आप लिख रहे हैं तो इसमें जो है ना कितना मॉलिक्यूल होगा इसकी संख्या फिक्स है। ठीक है, इसका जो है ना, ये हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ सहयोग करेगा ये सब फिक्स है। ये सब चीज आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपका जैसे कितना सहयोग करना चाहिए, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना जैसे कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये सब चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीज जब जानेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सब चीज को नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किसी दूसरे परमाणु के सापेक्ष जब आप रासायनिक रिएक्शन कर रहे हैं तो एक का दूसरे के साथ जुड़ना होगा, तो कितना उसके सापेक्ष बॉन्ड बना सकता है, जुड़ सकता है, कितना आदान प्रदान परमाणु का हो सकता है, तो ये बताया गया है। यहाँ कुछ खास दिया नहीं गया है। परमाणु में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना, अभी बता ही देते हैं। परमाणु में और भी छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर क्या, मैं थोड़ा बता ही देती हूँ। जैसे कि कोई भी दुनिया का पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, ध्यान से देखना, किसी को नहीं समझ में आए बता देना। वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है। अब तत्व में जब चले आएंगे, तत्वों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आप 3 तरह का तत्व पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आता है ना, बहुत सारा आता है, जिसको धातु, अधातु ये सब बोलते हैं, पता है ना? जी मैम। और ये सारा जो है, जो भी अभी देख रहे हो, अब जब इसकी अंदर की बनावट देखोगे, इसके सबसे छोटे कण, इन सबका जो सबसे छोटा छोटा कण है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और इन सब के छोटे कण में जो परमाणु है, जैसे ये, इसके परमाणु के 3 छोटे कण होते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का भी सबसे छोटा छोटा कण होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, ये बार बार अभी तक चूंकि पढ़ना नहीं था तो ये बता नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे बता दिए। परमाणु में भी और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, जो आप देखे हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो परमाणु का ही सबसे छोटा छोटा कण है। ठीक है, समझ में आया? जी।
बॉडी का जैसे सबसे छोटा इकाई है आपका सेल, उसी तरह घर का भी सबसे छोटा इकाई है आपका ईंट, और इसी तरह एंट हिल का सबसे छोटा इकाई क्या है? एक रेत का कण। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जितना भी आप सामान देख रहे हैं दुनिया में, जितनी भी वस्तुएं हैं आपके आसपास, पेन है, कलम है, कॉपी है, किताब है, कुछ भी है, उसके सबसे छोटे जो रचनात्मक इकाई है वो है आपका परमाणु। परमाणु कितने बड़े होते हैं, अब इनके साइज के बारे में पढ़ना है। परमाणु बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। जो कुछ भी, अगर आप यहाँ पे एक डॉट अगर आप सपोज करो, डॉट, छोटा सा डॉट, इससे भी बहुत लाखों गुना छोटे होते हैं हमारे परमाणु। लाखों परमाणुओं को जब, ध्यान से सुनिए, जब लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर इकट्ठा किया जाता है तो एक चट्टे के रूप में अगर हम एक के ऊपर एक इकट्ठा करते जाते हैं तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की पतली सीट तैयार होती है। मतलब कागज की जितना मोटी सीट, मतलब सोच लो एक कागज का एक पतला सीट, सोच लो कि कितना लाखों परमाणुओं से मिलकर बना होगा एक पतला सीट। ये तो कागज का फिर भी थोड़ा एप्लीकेशन पेपर है तो थोड़ा मोटा है, एक कागज का पतला सीट तैयार होता है और उसको उन्होंने बोला कि कागज जितनी मोटी परत बन जाती है तब बहुत सारे परमाणुओं को इकट्ठा करने पर। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी नैनोमीटर के बारे में पूछ लेता है। नैनो, कल परसों एक क्वेश्चन देखा था, उसको फेमटो के बारे में पूछ रहा था कि कितना कितना होगा, एक फेमटो का कितना वैल्यू होगा। अगर पता नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, कहीं देखा था मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की जो त्रिज्या है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना हो गया? 10⁻⁻⁹ मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁹ नैनोमीटर। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है, याद कर लीजिएगा जैसे आपको सुविधा लगे। और जो हमारा सबसे जो एक बड़ा है, सेब कितना बड़ा होता है, देखिए ना सेब कितना बड़ा होता है, आराम से, इतना बड़ा तो आराम से होता होगा। और सेब का वैल्यू देखो कितना दिया है, उसकी जो त्रिज्या है 10⁻⁻⁻⁻ मीटर में दिया है। और चींटी का दिया है। ये सब हालांकि नहीं पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नैनोमीटर वाला वैल्यू याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमाणु का आकार इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, इतना छोटा है कि आप इसको कुछ ना के बराबर मान ही सकते हो, तो हम इसके बारे में इतना सोचते क्यों हैं, इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है वो परमाणुओं से ही निर्मित है, और जिस चीज से हमारी दुनिया निर्मित है उसके बारे में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। चाहे हम उन्हें देख सके या नहीं देख सके, उनके बारे में जानना जरूरी है। फिर भी वे यहाँ विद्यमान है हमारी दुनिया में। हमारा जितना भी आसपास जो भी चीज देख रहे हो वहाँ परमाणु का वैल्यू है, मतलब उसका वजूद है। तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, दिन से लेके रात तक, सोने तक, उन पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से इतना कैपेबल हो पाए हैं, जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, दिन रात टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आता है, उसकी वजह से क्या है ना कि हम इतना कैपेबल हो गए हैं कि परमाणु का आकार हमने मैग्नीफाई करके, क्योंकि छोटा सा कण है हम तो उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैग्नीफाई करके यानी बड़ा करके हम उसको देख पाते हैं। वही लिखा है कि तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकता है। ऐसा बहुत सारा तकनीक आया है जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पे एक सिलिकॉन का सतह का प्रतिबिंब है, जहाँ पे बहुत सारे आपको परमाणु जुड़े हुए हैं आपस में, ये आपको दिख रहा है। तो ये आवर्धित करके दिखाया गया है, मैग्नीफाइंग करके दिखाया गया है, ऐसे ये हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखता। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? अब आप बोलेंगे कि मैम लोहा तो हम लोग बोलते हैं, लोहा को हम लोग Fe लिखा गया है। सिल्वर बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग Ag बोलते हैं। सोना है उसको Au क्यों लिखते हैं। विभिन्न तत्व जितने भी आपने अभी पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें 118 जो एलिमेंट है उन सब के लिए एक सिंबल डिसाइड किया गया है, वो उसी को हम प्रतीक बोलते हैं। और प्रतीक इसलिए बनाया गया है, सिंबल इसलिए डिजाइन किया गया है कि अगर हम उनके पूरे चीज को, अगर पूरा नाम अगर हमें नहीं याद है तो एटलीस्ट सिंबल याद हो, क्योंकि किसी भी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, छोटा सा मान, वो लिखने में और केमिकल रिएक्शन में यूज करने में हेल्पफुल होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप सबका अपना अपना कुछ नाम है, बट बहुत लोगों का निक नेम होता है। जैसे किसको अगर कुछ नाम है, गोलू लोग बोल देते हैं, हालांकि गोलू नाम नहीं है ना। ऐसे ही कुछ प्यार से, जैसे नाम है मीनाक्षी तो मीनू बोल दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही कुछ प्यार से बोल देते हैं, लड्डू बोल देते हैं, है ना। तो ये सब क्या एक निक नेम है, प्यार से आप बोल रहे हो किसी को। उसी तरीके से परमाणुओं का भी एक निक नेम है जो शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया गया है। डाल्टन जो थे ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। एक अपने विशिष्ट अर्थ में किए थे, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया
तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, मतलब कोई मात्रा बताता होगा, निश्चित कोई यूनिट बताता होगा, अर्थात यह प्रतीक के तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता था। या उनके द्वारा जो जॉन डाल्टन के द्वारा जो यहाँ पे दिया गया है कोई भी सिंबल, ये जो सिंबल है सारा जॉन डाल्टन जी के द्वारा दिया गया है। तो ये जो सारे सिंबल है, ये जो प्रतीक है, ये तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता था कि किसी भी तत्व का परमाणु कैसा था, सिल्वर का ऐसा था, आयरन का ऐसा था, तो ये बताता था। हालांकि इनका जो ये जो है ना, ये कुछ पूछता नहीं है, ये वाला कुछ पूछता नहीं है, हमें बस पढ़ रहे हैं हम चैप्टर, तो हम पढ़ रहे हैं इस चीज को। हालांकि इनसे रिलेटेड ये सब चीजें आपको पूछी नहीं जाती है, पूछी क्या जाएंगी आगे बता रहे हैं। और बर्जीलियस का जो आया था, इनका इंपॉर्टेंट है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, जितने भी तत्व हैं उनके एक स्पेसिफिक सिंबल डिजाइन किया गया, जो कि बर्जीलियस जी के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से, जैसे कि फेरस है, फेरस होता है ना, तो फेरस का शॉर्ट फॉर्म Fe, तो यहाँ पे 2 लेटर का यूज किया गया। अब Fe कैसे लिखा था, पहला कैपिटल बाद वाला छोटा। सोने का सिंबल AU लिखते हैं, पहला वाला कैपिटल बाद वाला छोटा, तो ये चीजों से एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो ये दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? इनमें से कुछ उतना पूछता नहीं है, ये डाल्टन के द्वारा सुझाया गया था। कुछ पूछना है किसी को, कुछ क्वेरीज किसी को? हाँ रोशन बोलिए। हाँ नन्या बोलो। क्लियर है। अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ तक तो हमें कुछ इनसे रिलेटेड मतलब उतना है नहीं, पढ़ लिया ठीक है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की जो उत्पत्ति थी, जो भी तत्व था उसका जो नाम, जैसे आप हाइड्रोजन बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, ये नाम कैसे आए, इनके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कि मान लो कि गोल्ड कहीं पाया गया था, तो एगुल्ट्रम शायद उसका नाम है, आगे पढ़ना अभी आएगा। तो एगुल्ट्रम जो था, तो इसी के नाम का जो 2 लेटर हम लोगों ने यूज कर लिया गोल्ड के लिए, एगुल्ट्रम। आगे आगे जो फेरस मिला, फेरम से कहाँ से, तो उसके नाम का हम लोगों ने यूज कर लिया। तो जहां जहां से वो पाए गए थे, जहां जहां से मिला था वो हमारे तत्व, उन्हीं जगह से संबंधित जो नाम है उसके 2 लेटर को हम लोगों ने यूज कर लिया, 1 या 2 लेटर को। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर जो नाम है, ये साइप्रस से उत्पन्न हुआ, मतलब यहाँ से मिला था, तो साइप्रस से उत्पन्न हुआ, इसलिए हम लोग इसका जो शॉर्ट फॉर्म लेते हैं Cu लेते हैं, कॉपर ही लेते हैं ना, कैपिटल C बाद वाला, यही यूज करते हो ना आप लोग, कि कुछ और यूज करते हैं? Cu ही लिखते हैं ना बेटा, कुछ और यूज करते हैं। यस मैम। कुछ तत्व के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया था। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका जो नाम हम देख रहे हैं उनके कलर से डिसाइड किया गया। जैसे है गोल्ड, गोल्ड नाम जो है अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, गोल्ड का मतलब होता है पीला, इसके लिए यहाँ से इसका सिंबल ले लिया गया, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। अब कैसे लिया गया आगे और बताया गया है, लेकिन ये जितने भी नाम और जितने भी सिंबल हैं, ये कौन सी संस्था डिसाइड करती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये पूछा गया 1-2 बार, रेलवे के एग्जाम में देखा था, रेलवे वाले में ये पूछा गया है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है IUPAC, जो तत्वों के जो नाम डिसाइड करती है। जितना भी आपका नया नया तत्व खोजा जाता है, उसके नाम, उसके सिंबल और उसका जो प्रतीक है, उसका जो मात्रक है, सॉरी, उसको स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक जो है, जो भी इतने तत्व हैं उनमें से ज्यादातर के जो है ना, उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से मतलब बन गया है। जो अधिकांश हमारे पास तत्व हैं 118, उसमें से जो अधिकांश है उनका जो सिंबल आप लोग अभी Fe शॉर्ट फॉर्म जो आप देखते हैं, उनके 1 या 2 लेटर को लेके उससे उसके जो सिंबल है, प्रतीक है, उसको डिसाइड किया गया है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा अक्षर लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। कभी भी जो पहला लेटर लिखेंगे छोटा मत लिख देना भाई, गलत हो जाएगा, Fe होगा। ठीक है, ये सही है, तो ऐसे आप लोग करिएगा। हीलियम लिखते हैं तो H कैपिटल और ही, ठीक है। और अगर आपने हाइड्रोजन लिखा तो कैपिटल H लिखेंगे, ऐसा ना कि छोटा वाला H लिख दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्यों डिसाइड करेंगे? AU क्यों लिखेंगे, AG क्यों लिखेंगे, A को कैपिटल क्यों, U को छोटा क्यों, A कैपिटल क्यों, G छोटा क्यों? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, कोई डाउट? बोलो ना भाई। कहीं और नहीं गए थे? थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ देखो। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को, ये तरीका ही है कि पहले अक्षर को सदैव कैपिटल लेटर में और तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे Fe लिखते हैं ना लोहा, तो लोहा का जो ये सिंबल है, तो यहाँ ये पहला कैपिटल है और बाद वाला स्मॉल लेटर है। लिखा गया गोल्ड का, तो पहला कैपिटल बाद वाला स्मॉल है, U छोटा है। आपने लिखा सिल्वर, कैपिटल A है, बाद वाला G छोटा है। समझ में आया खुशबू?
जी मैम। हाँ, तो ये तो दो मतलब दो लेटर से डिसाइड होने वाले हमारे तत्व हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे जैसे हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं तो पहला लेटर है ओनली वन सिंगल लेटर इसके लिए सिंबल है तो H विल बी कैपिटल, H बड़ा होगा। बहुत सारा जो होगा अगर आपका एक लेटर से डिसाइड हो रहा है तो वो कैपिटल ही रहेगा। अब एक और दो अगर एग्जाम्पल याद है तो बताइए, एक लेटर वाला आगे बढ़े समझ कार्बन में आया? हाँ बोलो अनन्या। सी, क्या बोले? नाइट्रोजन। आवाज नाइट्रोजन, हाँ कटी। बहुत अच्छा। नाइट्रोजन के लिए हम लोग कैपिटल N लिखते हैं, कार्बन के लिए C लिखते हैं, है ना? हाइड्रोजन के लिए H लिखा, सही है? सोडियम भी हो जाएगा मैम। सोडियम, सोडियम के लिए भी हम लोग A लिखते हैं ना, N कैपिटल N छोटा A। ऑक्सीजन हो गया मैम। ऑक्सीजन के लिए और हम मैम O। एक क्वेश्चन पूछना मैम है। बोरान भी है। फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? एफ, कैपिटल एफ। अच्छा ठीक है। पोटेशियम के पोटेशियम के, बहुत अच्छा अनन्या, सही है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया। बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के लिए कितना बी, ओनली बी लिखते हैं। यस मैम, और मैम बोरान के बी। लिए भी बेरिलियम लिखते के हैं। लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद बी लिखते हैं या बी लिखते हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है? बीई लिखते हैं मैम, बीई लिखते हैं। मैम बेरिलियम को तो बी ई से डिनोट करते हैं। हाँ हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ और कि मैम बोला कि एक ये जो सोना का सिंबल है मैम, हाँ ए यू मैम, तो इसका हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है? देखो अभी फुल फॉर्म का बात नहीं हुआ, अभी बताया है कि ये लोग जहां जहां से मिले थे उनके जैसे कुछ जो आपकी तत्व है वो जहां जहां से मिले थे, जैसे कॉपर आपका साइप्रस से मिला था, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, तो साइप्रस से मिला था ना, तो वहीं से इसका आपका शॉर्ट फॉर्म डिसाइड किया गया CU। आपका अभी आप बोल रहे हो गोल्ड, गोल्ड का जो नाम लिया गया वो उसका जो सिंबल है AU, वो अंग्रेजी का जो शब्द है मतलब अंग्रेजी का जो गोल्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है पीला, उससे डिसाइड किया गया। आगे बता रहे हैं, एक तुरंत आएगा अभी, इसका क्या कारण है अभी तुरंत बताते हैं, क्यों क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आप देख लिए हैं जो जो भी चीजें हैं, यहाँ तक किसी को कुछ पूछने में आई थिंक हमें नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, हम बता रहे सब, मैं बता रहे। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे कैपिटल H एक लेटर से डिसाइड किया गया, एल्युमिनियम के लिए AL से डिसाइड किया गया है, तो आप दोनों को कैपिटल नहीं लिखेंगे, एक पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, देन बाद वाला स्मॉल लेटर होगा। कोबाल्ट के लिए आप CO लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल बाद वाला स्मॉल, ना कि CO लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है Cl से डिसाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पहले अक्षर, प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी अन्य अक्षर को जोड़ करके बनाया गया है, इसका रीजन सब जगह बताया गया है। जिंक का भी सेम है, पहला लेटर Z और बाद में जब N आ रहा है उससे संयुक्त करके इसका सिंबल डिसाइड किया गया। यहाँ पे देखो कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन तथा ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया, अलग अलग जो लैंग्वेज है उन्हीं भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण के लिए जैसे लोहा है, लोहा तो हम जनरल हिंदी में बोलते हैं, इसको आयरन लिखते हैं, तथा इसका सिंबल आप पूछोगे मैम Fe क्यों लिखते हैं, जो उसके लैटिन नाम फेरम से लिया गया है, Fe जो है वो फेरम से लिया गया है ना? लेटिन नाम है हमारा लोहा का क्या, फेरम, उसी से सिंबल इसका चुराया गया है, तो सॉरी लिया गया है Fe। अब समझ में आया सपना क्यों? सपना, आर यू देयर? सपना, हाँ जी यहाँ पे हाँ, फेरम जो है थोड़ा सा वो लोहा का, हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम, बताइए। यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान से एक मिनट देख लो। अब लोहे के लिए हम Fe क्यों लिखते हैं, क्योंकि लोहे का जो है ना लैटिन नाम क्या है, फेरम, लोहे का लैटिन नाम क्या है, फेरम, और इसी फेरम का जो Fe वर्ड है उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया गया क्या, लोहे का सिंबल। Fe क्या डिसाइड कर रहा है, लोहे का सिंबल, और ये इसका लैटिन नाम है। समझ में आया? हाँ जी मैम, समझ गए। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है, क्यों, इसका नाम भी देखो दिया है, तथा पोटेशियम का प्रतीक K है, क्यों, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि सोडियम का जो नाम है वो नाट्रियम है, उसी से Na डिसाइड कर दिया गया। पोटेशियम का जो प्रतीक K कहां से आया, क्योंकि पोटेशियम का जो नाम है कैलियम है, सॉरी कैलियम से ये डिसाइड कर दिया गया। आप समझ में आया कहां से आया इसका सिंबल, कुछ कुछ चीजों का, ऐसे सिर्फ अंगूठा नहीं दिखाना, समझ में आना भी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी हर एक तत्व का, जितना भी तत्व हम पढ़ रहे हैं और तत्वों के बारे में जान रहे हैं, तो हर एक का एक नाम है और उसका एक अलग सा प्रतीक है, केमिकल प्रतीक जिसको बोलते हैं, केमिकल सिंबल। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के बारे में दिया गया है, नीचे कुछ दिया गया है, एक मिनट देख लो, इसके बाद है ये वाला पार्ट। हाँ, कुछ तत्वों के प्रतीक यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। यूरेनियम के लिए सिंबल सिर्फ कैपिटल U है, सल्फर के लिए कैपिटल S है, पोटेशियम के लिए कैपिटल K है, O है ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन N।
है ना। इसी तरीके से आयोडीन के लिए सिर्फ कैपिटल आई से डिसाइड हो रहा है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये देख लीजिएगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी में कहने का मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आप जितनी बार इन सब चीजों का यूज देखेंगे पढ़ेंगे तो आराम से सिंबल याद कर लेंगे। यहाँ पे कुछ खास नहीं था, ये मेन ऊपर में दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अनन्या? जी मैम। परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास, बहुत अच्छा। और एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटम के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक मास बोलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान ने की थी। मतलब मेन चीज जो डिफाइन करने के लिए था इनके सिद्धांत को, वो परमाणु द्रव्यमान ही था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। हर एक का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक जो थे इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। अगर इनका जो नियम था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वो स्थिर अनुपात के नियम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा था, समझा पा रहा था। तो लोग जब अच्छा समझने लगते तो उसमें इंटरेस्ट भी लेने लगते हैं। तो अब लोगों ने सोचा कि अगर इतनी सेटिस्फाइड कर रहा है कि परमाणु द्रव्यमान और स्थिर अनुपात के नियम को इससे मतलब अच्छा रिलेशन है, तो एक काम किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को मापने की कोशिश की जा रही है। अब वो लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि परमाणु द्रव्यमान को मापने के बारे में सोचने लगे। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत ही टफ काम था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब कोई भी चीज साथ में कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ कर दो तो रासायनिक संयोजन जो होगा तो CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस नियम के उपयोग तथा इससे उत्पन्न जो यौगिक है, इस नियम का उपयोग और इससे उत्पन्न यौगिक के द्वारा उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। कहने का मतलब है किसी चीज के सापेक्ष इसका जो यौगिक उत्पन्न हुआ है और इन दोनों को चूंकि मिलाने पे ये उत्पन्न हुआ है, कितना उत्पन्न हुआ, कितना मिलाया, वो जो एक दूसरे के सापेक्ष है। कहने का मतलब अगर इसका वेट जितना है उसके हिसाब से इसका वेट जितना आएगा, उस हिसाब से वो परमाणु के द्रव्यमान को नाप तोल कर लेंगे, मतलब उसका मान निकाल लेंगे। जैसे बहुत अच्छा एक समझा देते हैं, आप लोग जब कभी भी सब्जी खरीदने जाते होंगे और किसी के पास अगर 1 kg का मतलब जो वेट करने वाला आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? 1 kg का बट क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बताओ। 1 kg बाट बोलते हैं। अब बटखरा अगर 1 kg का नहीं है उसके पास, तो देखोगे ना उसके बदले में कोई चीज होती है उसके पास, ईंट या कुछ और जो मतलब प्लास्टिक से भी बांध देता है, वो ईंट भी हो सकता है, उसको लेके वो क्या करता है, अगर उसके पास वो है तो उस तराजू को, आपका तराजू जैसे है, तराजू है ना, तो तराजू पे क्या करेगा, वो पहले वाले पे क्या कर देगा, वो ईंट को रख देगा और दूसरे पे आपके सामान को रख देगा, क्योंकि उसके पास बटखरा 1 kg का नहीं है। क्योंकि इसका वेट इसके बराबर है, इसलिए उसने वो ईंट का यूज कर लिया। लेकिन पहला तो कंडीशन ये हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे किसी के पास 1 kg का बटखारा नहीं है, किसी के पास 1 kg का बटखारा नहीं है और आपको लेना है 1 kg सामान लेना है। 1 kg, मेरा तराजू उतना अच्छा नहीं बना है, अपना दिमाग लगाना आप लोग, लेकिन आपका सामान तो यहाँ रख दिया है और उसके पास 1 kg नहीं है। उसके बाद 500 ग्राम के 2 बटखारे हैं। कितना? 500 ग्राम का 2 बाट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 500 ग्राम का 2 बटखारा यहाँ रख सकता है ना जी? नहीं रख सकता है? रख सकता है कि नहीं रख सकता, इतना बोलो। रख सकता है ना? तो इसी 500 ग्राम के बटखारा को एक साथ रख के वो सामान को तौल देगा। तो इसके सापेक्ष कहने का मतलब 1 kg के सापेक्ष आपने 2 बटखारा यूज किया ना। अगर आपके पास 250 ग्राम का रहता तो आप कितना यूज करते? 4 यूज करते ना। या अगर 500 ग्राम का अगर एक ही रहता, मान लो 500 ग्राम का, मान लो कि सिर्फ एक ही बटखारा है और आपको 1 kg किसी को सामान देना है, तो आप उसको कैसे देंगे, समझाइए थोड़ा। 500 kg का एक बटखारा है आपके पास, मात्र 500 ग्राम का एक बटखारा है और किसी को 1 kg सामान देना है, कैसे देंगे आप? मैम पहले ना तोल लेंगे। हाँ। 500 ग्राम, हाँ, फिर एक साइड रख देंगे। अच्छा हाँ। एक साइड रख कर और फिर मतलब जिसको देना होगा उसको फिर मतलब उससे उसके साथ साथ तौल बटखारा भी देंगे। रखोगे कि नहीं रखोगे? अच्छा ठीक हाँ, है। बटखारा भी रखेंगे मैम, बटखारे के साथ में। अच्छा ठीक है। रोशन क्या बोल रहे थे, बोलिए। या फिर मैम 2 बार हाफ हाफ kg। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और सपना भी बताइए, जैसे एक बार क्या है, 2 बार भी हो सकता है ना, हाँ हाँ, वैसे भी, जैसे कि मैं जानना होगा तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ। तो इसी को बोलते हैं किसी चीज के सापेक्ष दाम निकालना।
अगर यहाँ पे जो हम तो बताएं आप लोगों को कि बटखारा का यूज करके, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसे सपना बता रही थी कि वो आधा केजी सब्जी तौल ली और उसी आधा केजी सब्जी का भार यहाँ पे रख दी, फिर आधा केजी तौल ली, तो उसको बोलेंगे एक ही आधा किलो सब्जी के सापेक्ष सब्जी का दाम निकालना। मान लो कि आधा केजी इन्होंने क्या लिया है, आलू लिया है, आधा केजी ये लेके आई है क्या बाजार से, आलू। पोटैटो है इसका कितना, पोटैटो है आधा केजी 500 ग्राम, पोटैटो है 500 ग्राम, और इसको फिर चाहिए आधा केजी टमाटर, तो 500 ग्राम का आलू इस पे रख के आधा किलो इस पे भी टमाटर रख के तौल सकती है ना, तौल सकती है कि नहीं तौल सकती, इतना जल्दी बताओ। आधा केजी आलू ले लिया और तौल सकती हो, तो इसको बोलेंगे कि आलू के सापेक्ष तुमने अपने टमाटर का द्रव्यमान निकाल लिया। तो इसी तरह हमारे साइंस में एक कार्बन का अगर वैल्यू पता चल गया तो उसके सापेक्ष में बहुत सारे तत्वों का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गया। समझ में आया बात? यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल का वेट अगर आपको पता हो गया तो आप फिर दूसरे तत्वों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके सापेक्ष। समझ रहे हो? जी जैसे अभी टमाटर और आलू वाला बताया ना, सेम कंडीशन में। थोड़ा आगे देखो फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से आएगा। हम यहाँ पर एक यौगिक की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत गंदी गैस है, का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों से बना है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि 3 ग्राम कार्बन, जो आपका 3 ग्राम कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हुआ है। यानी कि 3 ग्राम कार्बन प्लस 4 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए, तब आपका CO बना है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि जो कार्बन है अपने से 4/3 गुना अधिक, यानी कि कार्बन कितना गुना अधिक, ऑक्सीजन का वेट कार्बन की अपेक्षा कितना गुना ज्यादा हुआ, क्योंकि एक ज्यादा हुआ और एक ज्यादा हुआ, एक किससे ज्यादा हुआ, कार्बन की अपेक्षा में। 1/3 का वैल्यू क्या आएगा, 1.333 ऐसा कुछ आएगा, क्या आएगा देखिए तो, 1.3 है कि क्या है, थोड़ा देखिए, आगे समझाते हैं। कार्बन अपने 4/3 गुना, कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक, ऐसे देख लो ना, ऐसे इजी में समझा देते हैं। 1.333 आएगा मैम। 4 ग्राम, हाँ, हाँ, ऑक्सीजन, और आपको बोल रहा है कि कार्बन अपने से 4/3 गुना। 1 ग्राम कार्बन का यहाँ पे इसके परिप्रेक्ष्य में वेट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, कार्बन इक्वल टू 4/3 ऑक्सीजन, होगा कि नहीं होगा? एक कार्बन का हाँ जी वैल्यू मैम। यहाँ पे निकालें, 4/3 ऑक्सीजन होगा। यानी कि अब दूसरे शब्दों में वही लिखा है कि कहा जा सकता है कि कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक, इससे तो भारी ही हो गया ना, कार्बन से ऑक्सीजन भारी हुआ, क्योंकि कार्बन के बाद एटॉमिक नंबर आ रहा है ना हमारे ऑक्सीजन का, उसका तो जाहिर सी बात है एटॉमिक वेट ज्यादा ही होगा। उतना गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, यानी कि इसी तरह आप क्या करेंगे कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानेंगे, एक बराबर मानते हुए, तो कार्बन परमाणु को 1, एक कार्बन का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 1 U लिख देंगे, तथा ऑक्सीजन का कितना निकालेंगे, अभी निकाले थे ना 1.33 किसका निकाले थे, तो तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन परमाणु का वेट हम एक कार्बन की तुलना में निकाल लिए, कितना आया, कितना गुना ज्यादा आया ये भी निकाल लिए, कितना ज्यादा हुआ, 33.33 ज्यादा हुआ, और मतलब कितना वैल्यू आया, 1.33 आया, इतना पता चल गया। मैम कार्बन का ना 1.33 निकाले। कार्बन का कैसे निकालोगे, कार्बन का तो यहाँ लिखा है ना 1.33, तो इसका वैल्यू निकाले ना बेटा, ऑक्सीजन का निकाले ना, आप कैसे निकाले? देखो यहाँ पे लिखा है कि आपका 3 कार्बन, ग्राम छोड़ दे रहे हैं ताकि ग्राम की वजह से, 3 कार्बन इक्वल टू 4 ऑक्सीजन, 3 कार्बन का वैल्यू बराबर है 4 के, तो एक कार्बन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 ऑक्सीजन के, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 4/3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। अब इसी वैल्यू को आपको सॉल्व करके लिखना है, 1 कार्बन इक्वल टू 1.33 ऑक्सीजन होगा, हाँ, एक कार्बन बराबर इतना ऑक्सीजन आ गया। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे सपना समझाया है कि अगर यहाँ लिखो, मान लीजिए ये सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा ना, ये हम मैथ के टर्म में हमने लिखा कि 1 कार्बन इक्वल टू, ये हम मैथ ही कर रहे हैं। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान का वैल्यू तुम एक कार्बन परमाणु के बराबर ही समझो, मानो उसको, तो कार्बन परमाणु को हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1.0 यूनिट लिख सकते हैं, यू के द्वारा डिसाइड हो रहा है ना, इसका वैल्यू यू लिख सकते हैं, 1.0 का क्या मतलब 1 ही होगा ना, लिख सकते हैं। तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यू निर्दिष्ट करेंगे, यानी कि 1.33 हम इसको यू से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर।
ठीक है। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU स्मॉल AMU के द्वारा संक्षेप में लिखा जाता था। मतलब शुरू की बात है, प्रारंभ में लिखा गया है। नाउ इट इज ओनली रिटन यू से डिनोट करते हैं। जैसे किसी चीज का एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान, उसको AMU से पहले लिखा जाता था, नाउ लिख देते हैं 1U से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ U लिख दिया जाता है, 1U यानी कि 1 जो भी है यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के द्वारा, उन्होंने नया अपना एक अनुमोदन दिया होगा, प्रस्ताव दिया होगा, उसके द्वारा इसको ओनली U से यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक यानी पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब पूर्णांक में कहने का मतलब बताना आसान हो जाता है, लगभग पूर्णांक में बताना, पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में बताना जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है, आसान हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार किए थे। मतलब आगे चल के और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, अलग अलग परमाणु का जो मास निकाल के सब स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन यानी हमारे नेचर के द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, हमारे नेचर से भी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, उसके परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को इकाई के रूप में मान लिया था। पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक कार्बन का आपको माना है हम लोगों ने, अब क्या किए थे ये लोग कि ऑक्सीजन के 1/16वें मास को एक इकाई के रूप में माना था। दो कारणों से इसे अधिक ज्यादा सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज द रीजन ऑक्सीजन सबके साथ बहुत आसानी से रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड कहने का मतलब यौगिक बना रहा है। इसका पहला रीजन था कि हम ऑक्सीजन को मानेंगे, ऑक्सीजन के 1/16वें मास को अपना एक सिंबल मान लेंगे, मतलब दर्शाने के लिए। दूसरा है, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, पूर्ण अंश में प्राप्त होते हैं। पूर्णांश मतलब पूरा वैल्यू प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 1.33 आ रहा था ना, उस तरीके से नहीं, पूरा अंक में आएगा, में प्राप्त होते हैं। यही रीजन था कि हमने ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन उसके 1/16वें भाग को उसके सापेक्ष में दिखाने के लिए इसका यूज किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे अभी कार्बन के सापेक्ष हम पढ़ रहे थे, तो उसी तरह हम और आगे डेवलपमेंट के बाद ऑक्सीजन के सापेक्ष में चीजों का परमाणु द्रव्यमान निकालना ज्यादा सुविधाजनक हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कुछ? या इसके बारे में बहुत डिटेल से आप अभी यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि हैंग हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ा तरबूज है, अगर मान लो कि अगर आपको इसका 12 टुकड़ा कर दिया गया और एक टुकड़ा है, इसी तरबूज का 12 टुकड़ा और ये एक टुकड़ा है, अगर आपको एक टुकड़े के सापेक्ष में किसी दो वस्तु को बेचना हो तो एक टुकड़े के सापेक्ष में आपका 2 टमाटर चल रहा है, तो उसी के सापेक्ष में आप बेच दिए। और अगर आपको पूरे तरबूज का वेट पता है तो आप 12 का वेट निकाल सकते हो। अगर आप 12 का वेट निकाल लिए तो आप एक का निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। अगर आपको एक का पता चल गया तो एक के सापेक्ष में, जैसे एक तरबूज आपने रखी है, उसके सापेक्ष में अगर जितना भी यहाँ पे टमाटर चढ़ा, लीची चढ़ा, उसका भी वेट आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना? समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? तो इसी हाँ को जी मैम। बोलते हैं किसी चीज के सापेक्ष में हम दूसरी चीजों का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। आपने यहाँ एक तरबूज को सिंबल माना है और उसी तरबूज के टुकड़े के सापेक्ष में आप इस टमाटर या लीची जो भी है उसका मास निकाल लिए। अब इसी तरबूज के सापेक्ष में आप 4 आलू का भी वजन निकाल सकते हो, अंडे का भी निकाल सकते हो या नहीं, इतना बता दो। किसी भी चीज का जी मैम निकाल सकते निकाल हैं। सकते हो क्योंकि आपको पहले चीज का पता चल गया। इसी तरीके से साइंस में पहले हम लोगों ने अभी कार्बन के बारे में पढ़ा और ऑक्सीजन को क्यों लिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है ना ज्यादा रिएक्टिव है, हर के साथ यौगिक बना लेता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है इसका जब यूज करके निकाला जाएगा तो एक पूर्णतः वैल्यू आएगी, इसलिए इसका यूज किया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे और यहाँ तक रिविजन जरूर करना। ठीक है, पढ़कर मैम जो डाउट रहेगा पूछना। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के आइएगा। रोशन आपको कुछ पूछना है? अनन्या नहीं मैम। प्लीज एटॉमिक नंबर जरूर याद करो, एटॉमिक मास 30 तक जरूर याद करो, क्योंकि हम अगर ये चीजें समझाएंगे ना तो आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी। साइंस जो है, साइंस में आपको मैथ का भी यूज करना पड़ेगा, तो मैथ भी अच्छा होना चाहिए। ये सब पूरा मैथ का ही मैम ये वाला बता दीजिए ना, बता दीजिएगा जो कैल्शियम के बाद है ना, एटॉमिक नंबर तो याद है लेकिन एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो अच्छा, उनका द्रव्यमान निकालना होता सारे अच्छा ठीक है, हम तुमको कल बता देंगे। ठीक है, है। ठीक है मैम, ठीक है, और पढ़ के आना, रिवीजन करके आना सब लोग। ठीक है, जी मैम, जी मैम। ठीक है। थैंक यू मैम।